नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। मध्यम वर्ग से संवाद स्थापित करें मंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम ने कहा इंटरनेट मीडिया समेत सभी माध्यमों का उपयोग करें। गरीब वंचितों के साथ ही मध्यम वर्ग भी हुआ है सरकारी योजनाओं से लाभान्वित, और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कामों को घर घर तक पहुंचाया जाए। मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ी और अन्य शिक्षक संस्थानों से सभी वर्गों के लोगों को लाभ हुआ है। एक बात और आपको बता दूं कि देखिए अब 2024 में लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, और आपको मालूम होगा कि बीजेपी के बहुत सारे सहयोगी दल थे जो इन्हें छोड़कर जा चुके हैं। तो आप देखिए इनके लिए खतरे की घंटी भी मानी जा रही है कि अगर विपक्षी एकता हो जाती है तो इन्हें चुनाव हारना भी पड़ेगा। क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अभी भी 37 से 38% वोट मिलते हैं इन्हें, और आप देखिए कि 63 62 63% वोट इनके खिलाफ पड़ते हैं। अगर वो एक हो गए तो आराम से आप देखिए ये चुनाव हार जाएंगे। और इस तरह की राजनीति पहले भी हुई विपक्षी एकता की। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, आप सभी जानते हैं। कई बार कांग्रेस चुनाव हारी। लोकसभा की बात करें तो 543 सीटें हैं लोकसभा में वर्तमान में, और इन सभी लोकसभा सीटों पर जो चुनाव लड़े जाते हैं लोकसभा सदस्य की, उनकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। इनका चुनाव डायरेक्ट मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोग मतदाता सूची में नाम जुड़ चुका होगा आपका। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर अक्षय वट परिषद भी समरेगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दिखाई रुचि, और शासन से प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। प्रयागराज में अक्षय वट के साथ सरस्वती को व बड़ी हनुमान मंदिर परिषद में शामिल होंगे। अगर बड़े मंदिर आप लोग इलाहाबाद गए होंगे प्रयागराज, तो बड़े हनुमान जी के दर्शन भी आप लोगों ने किए होंगे। और देखिए उत्तर प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलता है। लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, और उसके बाद आप लोग मध्य प्रदेश आ जाइए। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान आ जाइए। राजस्थान के बाद आप लोग दिल्ली और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है, 8 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश से, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लग रही है देखिए। और यहाँ अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है, राज्यपाल हैं। तो राजनीति की दृष्टि से भी आपका उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है। समय और परिस्थितियाँ बदली तो तिरंगे में रंग गया कश्मीर। ये आप देखिए प्रधानमंत्री नेहरू के बाद पहली बार किसी कांग्रेसी ने लाल चौक पर फहराया तिरंगा। अमन भरे माहौल में कश्मीरियों के बीच बेखौफ होकर लाल चौक पहुंचे राहुल गांधी। ये आप सभी को मालूम है कि राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, और आप देखेंगे कि ये जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। समापन इनका हो रहा है यात्रा का। कांग्रेस की बात हो रही है, कांग्रेस की बात होती तो 28 सितंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपको मालूम होगा कि पहले अध्यक्ष इसके बिमवेश चंद्र बनर्जी थे, और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। 370 और 35 से हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 भागों में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपकी विधानसभा होगी। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आप लोग देखिए सुरक्षा में तैनात एएसआई ने दिया वारदात को अंजाम, सीने में दागी गोली। आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ कि एक बार उड़ीसा आप लोग देख लीजिए, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। आप सोचिए कि हम आप कितने असुरक्षित होंगे। सोचिए आज एक मंत्री के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, और मंत्री के साथ इतनी सुरक्षा भी रहती है, तो हम लोग तो आप तो एक तरह से आप कुछ भी हो सकता है हमारे आपके साथ। और आप देखिए इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साहब हैं। गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विमान के बिखरे अवशेषों को समेटने के लिए चला कॉम्बिंग ऑपरेशन, फॉरेंसिक टीम जांच कर लौटी। ये अभी आपने देखा है कि जो विमान मिराज और सुखोई जो दुर्घटनाग्रस्त हुए थे ना,
मध्य प्रदेश में मुरैना में, उसी की बात हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। शिवपाल यादव सपा के राष्ट्रीय महासचिव बने। स्वामी प्रसाद का बड़ा कद, यह आप सभी को मालूम है कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के चाचा हैं। टीकाकरण कार्यक्रम में सर्विकल कैंसर वैक्सीन होगी शामिल अब। और पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी राज्यों में बूंदाबांदी, मौसम ही चल रहा है यहाँ पे। देवशिला यात्रा, आस्था और भक्ति में डूबा जनकपुर धाम। देखिए जनकपुर धाम यानी कि कहाँ की बात हो रही है, नेपाल की बात हो रही है। आस्था और भक्ति में डूबा रहा है। सुबह से देर रात शाम तक मंदिर परिसर में देवशिला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी। जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव के निर्देशन में दोनों देवशिलाओं की परंपरागत तरीके से पूजा भी की गई है। और आप देखेंगे हमारे सांस्कृतिक संबंध भी मिलते हैं नेपाल से। इस उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से सीमा इसकी लगती है। बेटियों ने बढ़ाया भारत का मान। इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की जीतकर रचा इतिहास। 7 विकेट से दी शिकस्त भारतीय महिला टीम की, यह पहला वैश्विक खिताब है। अच्छी बात है। भारत ने न्यूजीलैंड से बराबर की सीरीज। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, देखिए कि हमारी महिलाओं को, हमारी देश की लड़कियों को जहां भी मौका मिल रहा है वो बहुत बेहतर तरीके से अपना कर्तव्य निभा पा रही हैं। अब वो जमाना खत्म हो गया है कि लड़कियां कमज़ोर हैं, महिलाएं कमज़ोर हैं। अगर ऐसा कोई मानता है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। निजीकरण पर नरम ही रहे बजट के सुर। ये बजट की अगर हम लोग बात करें, देखिए तो आप सभी जान रहे हैं कि बजट आने वाला है और बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का बात कही गई है अनुच्छेद 112 में, यह आप लोग जरूर याद रखिएगा। रावलपिंडी में हिंदू ईसाई परिवारों के घरों को तोड़ा गया। पाकिस्तान में हर छात्र को 5 अनपढ़ों को पढ़ाना होगा जरूरी। मौजूदा समय में देश की साक्षरता दर लगभग 78% है, इसे 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। नए शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालय में शुरू होगा नया साक्षरता अभियान। यूजीसी ने जारी गाइडलाइन, एक अनपढ़ को पढ़ाने पर 5 क्रेडिट स्कोर मिलेंगे। पाठ्यक्रम से जुड़े प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट का हिस्सा होंगे। अच्छी पहल है। और नई आप देख रहे हैं कि हमारी शिक्षा नीति आई हुई है। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखते हैं 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है, उपराज्यपाल कौन है, बीके सक्सेना। पड़ोसी राज्यों से केंद्र पानी दिलवा दे तो हर घर में 24 घंटे जल आपूर्ति होगी, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं। जीएसटी एक्ट में जबरन नहीं नकदी जब्ती की अनुमति नहीं है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। ये आपने देखा होगा कि क्या मामला है। यह मामला 4 दिसंबर 2020 को जीएसटी दिल्ली की टीम ने जब्ती कार्रवाई की थी। उस दौरान उनका मोबाइल फोन व लैपटॉप समेत कई 1,12,87,000 रुपये जब्त किए थे। तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं अदालत ने कहा है। डीयू की अनुशासन समिति पर आयशा ने उठाए सवाल। और आप देखेंगे कि आयशा यानी कि ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने, मोरक्को के नागरिक ने एयरपोर्ट पर किया हंगामा। दिल्ली पुलिस के फर्जी वारंट पर राजधानी और शताब्दी ट्रेनों के टिकट किए हासिल। रेड लाइन पर OHE में खराबी से प्रभावित रहा मेट्रो का परिचालन। जेल में अच्छे आचरण के चलते बालिका से दुष्कर्म के दोषी की रिहाई का आदेश दिया गया है। अब आप देखिए, मुझे इन बारे में समझ में नहीं आया, इस तरह के लोगों को छोड़ते वक्त ये क्यों कहा जाता है कि अच्छे आचरण। कौन से अच्छे आचरण? चलिए आप लोग अपनी राय जरूर दिया करिएगा। धोखाधड़ी के 23 मामलों में भगोड़ा घोषित महिला गिरफ्तार हुई है प्रॉपर्टी के मामले में। राष्ट्रपति मुर्मू ने किया उद्यान का उद्घाटन और अमृत उद्यान मंगलवार से लोगों के लिए सुबह 10 बजे से चालू हो गया है। और देश की पहली महिला क्या है, पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर फैसला जल्द, अनुभवी युवा को मिल सकती है कमान दिल्ली के लिए। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि भड़काऊ भाषण मामले में चल रही है निष्पक्ष जांच। 2021 में राष्ट्रीय राजधानी में एक धार्मिक सभा में दिए गए कथित भाषण, हेट स्पीच के मामले में बात हो रही। आजकल अब ये तो नॉर्मल हो चुका है, कोई भी कुछ भी बोलता रहता है। दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखने के मामले में 2 आरोपित गिरफ्तार हुए हैं। बीमारी का कारण कीटनाशक तो नहीं, एम्स में होगी जांच।
एम्स के क्लिनिकल इको टॉक्स टॉक्सिकोलॉजी लैब में कीटनाशक जांच की मशीन लगाने की चल रही है प्रक्रिया, 3 माह में शुरू हो जाएगी जांच की सुविधा। अच्छी बात है, एम्स की बात हो रही है दिल्ली। लोकतंत्र हमारी रगों और संस्कृति में है, मोदी साहब कह रहे हैं। पीएम ने गणतंत्र दिवस और उससे जुड़ी आयोजनाओं को लेकर लोगों से लंबी चर्चा की हुई है मन की बात में। एक बात और आप लोगों को बता दूं, तो देखिए लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का तंत्र। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार होते हैं, और एक अच्छा लोकतंत्र वही है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी हो। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक सामाजिक राजनीतिक और आप देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। आप देखिए पीएम ने जमीनी स्तर पर काम करने वालों को पद्म पुरस्कार मिलने पर जताई खुशी। ये पद्म पुरस्कार दिए गए अभी 1954 में पहली बार ये शुरू हुए थे, ठीक है। और योग और मोटे अनाज में बड़ी समानताएं हैं, ये भी कहा है प्रधानमंत्री साहब ने। आज पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन व जैव विविधता के संरक्षण की बहुत चर्चा हो रही है, इसको लेकर भी इन्होंने फिर जताया खुशी। सुप्रीम कोर्ट में नया आवेदन, 5 जजों की पीठ करे मतांतर मामले में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। और देखिए मतांतरण की बात करें तो धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। और संविधान के भाग अगर 5 को आप लोग भाग 3 को पढ़ेंगे ना और अनुच्छेद 25 को पढ़ेंगे तो इसमें आप देखिए धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। और उन्होंने इसमें प्रश्न किए कि क्या संविधान के अनुच्छेद 25(1) की व्याख्या करने वाले इस अदालत के पिछले निर्णय काफ़ी हद तक गलत हैं, जिन्होंने उन्हें विचार शब्द को बरकरार रखा है और जिसमें मतांतरण का अधिकार शामिल होता है। और देखिए एक बात आप लोगों को बता दूं कि हमारा संविधान कभी धर्म परिवर्तन को नहीं रोकता है, क्योंकि आप देखिए रोकता होता तो हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था। और आप देखिए हर साल बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म अपनाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात कही गई है कि बुद्ध धर्म परिवर्तन, आपका धर्म का बदलाव लालच, धोखे, फरेबी, इस तरह के मतलब आप देखिए संविधान का उल्लंघन करते हुए नहीं होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि कई राज्यों ने अपने यहाँ कानून बनाए हुए हैं, तो उस कानून में आप लोगों को एक बात जरूर नोट की होगी कि लालच, बल, धोखे, जबरदस्ती से अगर कोई धर्म परिवर्तन करवाता है तो उस पर इतने साल की इतना जुर्माना लगेगा। ये नहीं कहा गया कि कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उस पर इतना जुर्माना लगेगा, ऐसा लगेगा, वैसा लगेगा। तो इससे बात तो एक साफ होती है कि कोई धर्म परिवर्तन को रोक नहीं रहा है, बस ये लालच, फरेब, ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। कोई दूसरा पीएम मुझे मंत्री नहीं बनाता, एस जयशंकर साहब कह रहे हैं, विदेश मंत्री हमारे। आधे से ज़्यादा परिवारों की आय घटी, बजट में राहत की उम्मीद है। बजट सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। संगीत की 29 धुनों के साथ बीटिंग द रिट्रीट समारोह। 74वें गणतंत्र दिवस का समारोह का समापन, राष्ट्रपति ने ली तीनों सेनाओं को सलामी। चलिए अच्छी बात है। और उच्च शिक्षा को लेकर बड़ा रुझान, छात्रों की संख्या 4 करोड़ के पार पहुंची है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हाई एजुकेशन की 2020-21 की रिपोर्ट में सामने आई ये जानकारी। उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात भी बढ़कर आप देखिए 27.3% हो गया है। बेंगलोर हवाई अड्डे पर तैनात होंगे और 1700 CISF कर्मी, आतंकरोधी सुरक्षा प्रदान करने के लिए। आप देखिए कोरोना के चलते बाधित कुष्ठ रोगियों की सेवा बहाल करें, ये WHO कह रहा है। अब देखिए आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या राष्ट्रीय संगठन है, इनके बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लोग WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही है। और इससे हर साल आप देखते हैं कि क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और एक तरह से आप देखेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हो जाएगी सर्विकल कैंसर की वैक्सीन, अच्छी बात है। और इसके लिए अप्रैल में जारी हो सकेगी वैक्सीन की निविदा, और जून में बालिकाओं को वैक्सीन लगाने की तैयारी होने की बात हो रही है। नींद आने पर वाहन चालकों को अलर्ट करेगा सिस्टम। केंद्र सरकार ने वार्निंग सिस्टम के मानकों का तैयार किया एक मसौदा। MN2 और N3 श्रेणी के वाहनों में लागू करने की तैयारी है।
ये आप देखते हैं हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की डेथ होती है, और कई लोग आप देखते हैं चलाते चलाते सो जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है। तो उसी को लेकर बात हो रही है सब। ये आप देखिए एडी हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अदानी, ये आप लोगों ने देखा होगा, एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई उसके बाद अदानी को बहुत तगड़ा झटका लगा है, बहुत नुकसान हुआ है, तो उसी को लेकर ये पिक्चर बनाई जा रही है। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय जरूर बताया करिएगा। कई एग्जाम में आप देखते हैं कि इस तरह की पिक्चर आ जाती है और आपको उस पर कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं कि राजनीति भरी पड़ी हुई है, विकास की गति भी अग्रसर हो रहा है हरियाणा, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो हम लोग देखेंगे चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। देखिए ये हरियाणा, इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। मनोहर लाल यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। विधानसभा में 90 सीट है, राज्यसभा में 5 सीट है, लोकसभा में 10 सीट है। 44,212 वर्ग किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। रामचरितमानस का पन्ना फाड़ते ही खत्म हो गई थी रामपाल की राजनीति। चलिए आप लोग देखिए जो चल रहा है। नीतीश बोले कानून बनाकर जनसंख्या नियंत्रण संभव नहीं है। ये आप लोग को देखिए, आप लोग खुद अपनी राय दिया करिएगा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की बात हो रही है। चाइना ने इस तरह की नीति अपनाई हुई थी, लेकिन आपने देखा है बहुत बुरी तरह से फेल हो गई। तो आप लोग क्या सोचते हैं क्या करना चाहिए हमें जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण भी हो और लोग समझें भी और इस ओर कदम भी बढ़ाएं? अपनी राय आज दीजिएगा आप लोग कुछ पॉइंटों में। नागालैंड में जदयू ने शुरू किया चुनावी अभियान। ये आप देखिए नागालैंड में भी चुनाव है, आपका क्या है? विधानसभा का चुनाव है। और नागालैंड, चलिए यहाँ है नागालैंड। और आप देखिए इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश और आपकी असम मणिपुर से लगती है। और आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। यहाँ विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 16,579 वर्ग किलोमीटर में आपका नागालैंड फैला हुआ है। और ये सब चुनाव कौन करवाता है? चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुने हैं? भारतीय निर्वाचन आयोग सुने हैं? एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 को आप लोग पढ़े होंगे, तो इसकी स्थापना की बात कही गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वर्तमान में कौन है ये आप लोग बता सकते हैं? रोड बनवाने की को 3 मंदिर ढहा दिए, मुझे पता है वोट कैसे हासिल करना है, बालू कह रहे हैं। ये विवादित बोल तमिलनाडु से आप देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं। और तमिलनाडु की बात करें अगर हम लोग, तो आप देखिए कि चेन्नई इसकी राजधानी है और इसकी सीमा तमिलनाडु की किस किस से लगती है? इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। देखिए पड़ोसी श्रीलंका यहीं देखने को मिलता है। पाक जलडमरू, मन्नार की खाड़ी आप लोगों को यहीं देखने को मिलती है। और चेन्नई की अगर हम लोग बात करें, राज्यपाल कौन है यहाँ का? तमिलनाडु का आर एन रवि है। और एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं और 39 सीटें लोकसभा में, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में आपकी तमिलनाडु फैला हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कुंतल घोष के खिलाफ कड़ा कदम उठाई तृणमूल कांग्रेस। करोड़ों रुपए की शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की हिरासत में। सबसे पहले तो ईडी के बारे में जान लीजिए। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और दूसरी बात ये भी जान लीजिए कि आजकल पश्चिम बंगाल में काफ़ी चर्चा हो रही है, भर्ती जो घोटाले देखे जा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल आप देखेंगे ये है, कोलकाता इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार और आप देखेंगे सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। और क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। यूपी हो या बिहार, दोनों जगह भाजपा सरकार। सभी जिलों में विशेष समितियों का गठन करेगी भाजपा बंगाल चुनाव के लिए। एक बात आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग डेली न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं ना, तो बहुत सारी संस्थाएं हों और सभी राज्यों के बारे में आप लोगों को कंठस्थ याद हो जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन सामने आते ही आप लोग बिल्कुल, आप सोचिए कि 5 सेकंड का समय नहीं मिलेगा और आप लोग लगा दिया करेंगे, लीजिए ये है आंसर। लेकिन इसके लिए आप लोगों को हर दिन क्या करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर देखना होगा। ठीक है। कर्ण कर्ण राम मन मन गारी, पुरुषो देत नहीं खाली नारी। देवशिला को पाहुन के रूप में अयोध्या के लिए विदा करने की तैयारी। ये आप देख रहे हैं नेपाल से लाई जा रही है ना। और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। रामलला की मूर्ति के स्वरूप व आकार प्रकार पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
चलिए देख लीजिएगा कभी टाइम मिलता है। देवबंद व बरेली के मुस्लिम धार्मिक नेताओं से मिलेंगे आरएसएस पदाधिकारी। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करते हैं। और जब बीजेपी की बात होती है तो इसकी अपने आप चर्चा होने लगती है, क्योंकि बीजेपी का एक सहयोगी माना जाता है इसे। और 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। केशव बलराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। जोशीमठ में मारवाड़ी की निचली पहाड़ी पर फूटी जलधारा। और सेमा गांव ने 1970 में दिया था आपदा का संकेत। ये आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड जो है ना आपका, यहाँ जो आपदा आई हुई है जोशीमठ में, आप देख रहे हैं कि भूमि धसाव देखने को मिल रहा है, दरारें पड़ रही हैं। और ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है, राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। यहाँ आप देखेंगे कि गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 70 सीटें हैं, लोकसभा में 3 सीटें हैं, और लोकसभा में 5 सीटें हैं, माफ करिए, राज्यसभा में 3 सीटें हैं। राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। और 53,483 वर्ग किलोमीटर में आपका ये फैला हुआ है क्या, उत्तराखंड। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। देखिए 2002 के जो गुजरात दंगे हुए थे उससे संबंधित है डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चंस। तो इसी को लेकर आप देख रहे हैं कि दुनिया भर की चल रही है रोकने की। और आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें संविधान के अनुच्छेद 19(1)(2) के तहत गारंटी के मौलिक अधिकार भी है। आपका प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकती है। तो ये सब आप देखते हैं कि हो रहा है। और आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तेजस्वी सूर्या अनिल एंटनी ने किया डॉक्यूमेंट्री का विरोध। बीबीसी के खिलाफ भारतीय प्रवासी सड़कों पर उतरे। और टेहरी झील से प्रभावित गांव का दौरा करेगी विशेषज्ञ टीम। ये आप देखिए उत्तराखंड की बात हो रही है। इस डॉक्यूमेंट्री पर जरूर अपनी राय दीजिएगा। आप लोग किसी एक पक्ष से प्रेरित होकर मत जवाब दिया करिएगा, न्यूट्रल होकर आप लोग, ठीक है। लखनऊ में 180 यात्री बाल बाल बचे, विमान से टकराया था पक्षी। और इंडिगो फ्लाइट में यात्री ने की इमरजेंसी एग्जिट कवर हटाने की कोशिश। हमारे बनाए यंत्रों को बजाकर कलाकार अमर हुए और मेरे पूर्वज गुमनाम रहे। न्यूक्लियर साइंस फिजिक्स पर 320 रिसर्च पेपर। गरीब बच्चों में लगाई आईआईटी की ललक। गणितज्ञ जो आनंद कुमार है ना, 2002 में सोफर 30 प्रारंभ किया था इन्हें। अभी आपने देखा होगा कि क्या इन्हें भी पद्मश्री मिला है, तो उन्हीं की बात हो रही है। इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। अरुणाचल में हथियार समेत 2 विद्रोही दबोचे गए। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ईटानगर इसकी क्या है, राजधानी है। और चाइना अपना हिस्सा बताता रहता है। चाइना, देखिए इसकी सीमा चाइना से लगती है, भूटान से लगती है और म्यांमार से लगती है। राज्यों में असम और नागालैंड से लगती है। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बीडी मिश्रा यहाँ की राज्यपाल है। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में आपका अरुणाचल प्रदेश फैला हुआ है, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। लद्दाख में अनशन कर रहे सोनम वांगचुक ने वीडियो जारी कर मांगा देशवासियों का साथ। ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता है, आप देखेंगे, ठीक है, शिक्षाविद हैं। और सुप्रीम कोर्ट में ईडी के खिलाफ अभिषेक की अपील पर सुनवाई टली। चलिए, टेरर फंडिंग मामले में एक्शन में एनआईए श्रीनगर में हुर्रियत का मुख्यालय अटैच किया है। और एनआईए की बात करें अगर हम लोग तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। और इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मेरठ में मतांतर के दबाव में युवक ने आत्महत्या की। मुंबई में हिंदू संगठनों की रैली। बेंगलोर कुकर विस्फोट के आरोपित को हिरासत में लेगी एएनआई। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की उम्मीद बनी आईआईटी बैचों के वैज्ञानिक की तकनीक। मिर्जापुर जिले में स्थापित किया ग्रीन हाउस का हाइड्रोजन का विश्व का पहला डिमॉन्स्ट्रेशन प्लांट। ऊर्जा के क्षेत्र में भी महाशक्ति बन सकता है भारत। और ये आप देखिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ये पर्यावरण के हिसाब से बड़ी अनुकूल है, पर्यावरण को नुकसान भी कम पहुंचाती है। तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है, ये देखते रहा करिएगा। योग्यता को हो चयन का आधार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यह स्पष्ट मत था कि बात कोई गारंटी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश निजी पूर्वाग्रह या के आधार पर नियुक्तियां नहीं करेगा। न्यायाधीशों के हाथ में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य देना अधिक खतरनाक है। यानी कि कहने का मतलब ये है
कि जो अभी आप देख रहे हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया हो रही ना कॉलेजियम सिस्टम के तहत, उसी पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि क्या होता है, न्यायाधीश चयन करते हैं, वो सरकार के पास भेजते हैं, सरकार उनमें से नियुक्त कर देती है। लेकिन सरकार कह रही भाई ऐसा नहीं चलेगा, अब आपको हमें भी शामिल करना पड़ेगा, हम भी न्यायाधीशों की नियुक्ति में शामिल होंगे। और कॉलेजियम की व्यवस्था कैसे शुरुआत हुई थी? तो इस सिस्टम की शुरुआत 3 फैसलों से हुई। इन्हें ही कालांतर में 3 जजेज केस भी कहा जाता है। एसपी गुप्ता मामले 23 दिसंबर 1981 को फर्स्ट जज केस कहते हैं। इस मामले में सुनाए गए फैसले में से न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका को न्यायपालिका के ऊपर प्रधानता मिली थी। और इस फैसले के 12 साल बाद 1993 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत की और कहा कि नियुक्ति के मामले में परामर्श का अर्थ सहमति है। और इसमें यह भी कहा गया है कि सीजीआई की राय व्यक्तिगत नहीं होगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी। 1998 में एक फैसले के माध्यम से कॉलेजियम का वर्तमान 5 सदस्यीय स्वरूप बना दिया गया कि ये 5 सदस्य इसमें रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए मुख्य न्यायाधीशों सहित 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश से बना कॉलेजियम किसी जज की नियुक्ति की अनुशंसा करता है। यह सिफारिश विचार और स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भेजी जाती है और नियुक्ति प्रक्रिया में लगने वाला औसत समय 1 माह होता है। हाईकोर्ट के लिए अगर हम लोग बात करें तो संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम के से सलाह मशवरे के बाद प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाता है। फिर देश के मुख्य न्यायाधीश के पास यह प्रस्ताव आता है, बाद में इसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास विचार और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। नियुक्ति में लगने वाला औसत समय 6 माह का होता है। और हमारे देखिए संविधान में नहीं इस तरह की कॉलेजियम व्यवस्था की कोई बात कही गई है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से निकल सकती है राय। और इसमें आप देखिए क्या कहता है संविधान, तो अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है। इसके अनुसार राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर अन्य जजों की नियुक्ति करता है। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 217 में दिया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श के बाद जजों की नियुक्ति होगी। और ऐसे होगी प्रक्रिया। मुख्य न्यायाधीश पद के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के नाम की सिफारिश की जाएगी। तय नियमों और प्रावधानों के मुताबिक वरिष्ठतम एवं अन्य योग्यताओं और पद की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध योग्य न्यायाधीशों में से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी। आयोग वरिष्ठतम क्रम को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर नियुक्ति की सिफारिश करेगा। इसमें मेरिट व अन्य मापदंडों का भी ध्यान रखा जाएगा। चलिए ये भी आप लोग देखिए चल रहा है, अब क्या होता है देखते हैं। कॉलेजियम व्यवस्था ने कर लिया है न्याय प्रणाली को हाईजैक, ये RS सूरी न्यायमूर्ति कह रहे हैं ये। चलिए आप लोग क्या सोचते हैं? विभिन्न देशों में कुछ ऐसी नियुक्तियां होती। ब्रिटेन में अगर यहाँ 30 जजों को जजेज ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। जजों की नियुक्ति संबंधित मंत्री की सलाह पर कार्यकारी राज्य करता है। इसमें से लॉ लॉर्ड्स, द लॉर्ड्स जस्टिस ऑफ अपील, द लॉर्ड्स चीफ जस्टिस, द मास्टर ऑफ रॉल्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द फैमिली डिवीजन को प्रधानमंत्री मनोनीत करते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि प्रधानमंत्री को इस काम के लिए लॉर्ड चांसलर द्वारा दिशा निर्देश मिलता है। हाई कोर्ट के ऑर्डनरी जजों, सर्किट जजों, रिकॉर्ड्स एंड डिप्टी हाई कोर्ट और सर्किट कोर्ट जजों को लॉर्ड चांसलर मनोनीत करते हैं। और विभिन्न देशों में कुछ ऐसे और आप देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम लोग देखें तो हाई कोर्ट और अन्य अदालतों के जजों की नियुक्ति गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा की जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाती है। जापान में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैबिनेट द्वारा की जाती है। कैबिनेट द्वारा मनोनीत होने के बाद राजा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कनाडा में आप देखेंगे कि शीर्ष अदालत में जजों की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जाती है। वैधानिक प्रावधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होता है जिसे चीफ जस्टिस ऑफ कनाडा कहा जाता है। इसके अलावा अन्य जजों की नियुक्ति गवर्नर जनरल इन काउंसिल के द्वारा की जाती है। और अमेरिका में भी कार्यपालिका की भागीदारी होती है। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों और मुख्य न्यायाधीशों का चयन किया जाता है। सीनेट इस चयन पर अपनी अनुमति देता है। कुछ देशों में न्यायिक सेवा आयोग की व्यवस्था भी है, तो वो भी है। इसमें आप देखिए, चाहे आप देखिए मलावी हो, युगांडा, केन्या, इसमें आप देखते हैं ब्रिटेन के उपनिवेशवाद रह चुके कई देशों में जजों की नियुक्ति के लिए न्यायिक सेवा आयोग गठित किया गया। इसमें संविधान में आयोग का उल्लेख किया गया है। आमतौर पर इसे आयोग का मुख्य कार्य कम शीर्ष पदों पर मुख्य न्यायाधीश और प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील को छोड़कर जजों की नियुक्ति की सलाह को लेकर होता है। चलिए तो ये भी देखिए। आज्ञा समूह की पहचान के लिए आधार एक्ट में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। हिंदी अनुवादक के 441 पदों पर जल्द होगी भर्ती, देख लीजिएगा।
और उत्तर रेलवे के कर्मचारी जो उनके अस्पताल में करा सकेंगे इलाज। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, यानी कि एडिटोरियल है, और ये आपको मुख्य परीक्षा में, प्रीलिम्स में, और आप देखिए इंटरव्यू में आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। एक अच्छा इंसान बनाता है, आपके पास तर्क होते हैं जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं। और बाकी न्यूज़पेपर के जो भी महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं उन्हें मैं फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, तो वहाँ जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आस्था पर आघात कुचक्र, रामचरितमानस। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी धर्म पर बोल दे रहा है, कोई भी कुछ कह दे रहा है। तो आप देखेंगे रामचरितमानस विश्व काव्य की अमूल्य निधि है। जीवन के सभी पहलुओं को समझते हुए तुलसी की रामकथा सामान्य जनों में भी लोकप्रिय है। मानस में आदर्श राज समाज के सपने हैं, रामकथा में आदर्श राज्य की कल्पना भी है। राज्य के अनेक मॉडल बताए जाते हैं। मार्क्सवादी राज्य का मॉडल अलग है, समाजवादी राज्य की कल्पना भी अलग है। राज्य का एक मॉडल इस्लामी भी था, यह सांप्रदायिक था, गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव वाला था। लेकिन राम राज्य की बात दूसरी है। संप्रीति कुछ राजनेता मध्यकाल की सुंदर रचना रामचरितमानस पर घटिया ढंग से आक्रामक है। वे समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन मानस के उत्तरकांड में वर्णित रामराज्य का अध्ययन नहीं करते हैं। राम राज्य में भेदभाव नहीं है, परस्पर प्रेम है। तुलसी लिखते हैं कि बैरू न कहे कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम राज्य में गैर बराबरी नहीं है, समता के भाव में सब प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। इसके बावजूद रामचरितमानस के निंदक चर्चा में बने रहने के लिए राजनीतिक कारणों से उस पर अनावश्यक टिप्पणियां कर रहे हैं। तुलसी कहते हैं कि सब नर कराही परस्पर प्रीति, राम राज्य में सभी नागरिक प्रेमपूर्ण है। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, और सब सुंदर सब विरुज शरीरा। राम राज्य में अल्प मृत्यु नहीं है, कोई पीड़ा भी नहीं है, और सब स्वस्थ हैं और निरोग हैं। वृक्ष फूलों से संपन्न रहते हैं, हाथी और सिंह तथा सभी पशु पक्षी परस्पर वैर भुलाकर प्रेम से रहते हैं। तुलसी का रामराज लोक मंगल से जुड़ा हुआ है, और समुद्र मर्यादा में रहते हैं, सरोवर कमल से परिपूर्ण रहते हैं। वृक्ष इच्छा करने से ही मधुरस होते हैं, और सूर्य आवश्यकता अनुरूप ही तपते हैं। तुलसी के राम राज्य में ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, मेघ इच्छा अनुसार वर्षा करते हैं। राम राज्य अद्भुत है। गांधी राम राज्य पर मोहित थे। तुलसी के राम मनुष्य के साथ ईश्वर भी हैं, वह मनुष्य रूप में लीला करते हैं। आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई मर्यादा पुरुषोत्तम है, और विजय के बाद लंका में अपना राज्य नहीं चलाते हैं। रावण के भाई विभीषण को भी राजा बनाते हैं। श्री राम, उनका चरित्र विश्वव्यापी है। और देखिए राम के बारे में मुझे लगता है कि कोई कहता भी नहीं कुछ। इस तरह के जो ग्रंथ हैं आप देखते हैं उन पर ही टिप्पणी की जाती है, और मुझे लगता है कि अगर कोई टिप्पणी कर रहा है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। उसे बुलाकर आप देखिए, जो हमारे धर्म गुरु हैं, हम लोग जिन्हें धर्म गुरु मानते हैं, वो उसकी जो गलत फहमियाँ हैं उसे एक शो रखना चाहिए, उस पर उसकी क्लियर करना चाहिए। तो इससे क्या रहेगा कि हमारा और आस्था बढ़ेगी धर्म में। तो उसकी उन लोगों की अगर बातों में लोग आएंगे भी नहीं। और भगवान राम से देखिए बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वो कहते हैं ना, अगर दशरथ के बेटे बनकर रहते राम, तो केवल बेटे ही बनकर रह जाते। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसने बनाया? उनके कर्मों ने। पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो आप समझ सकते हैं उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। श्री राम भारत की मन का उल्लास, तेज, आशा और प्राण है। और श्री राजगोपालाचारी ने तमिल में तिरुगमन रामायण की भूमिका लिखा। सिया राम, हनुमान और भारत को छोड़कर हमारी कोई गति नहीं है। उनकी कथा हमारे पूर्वजों की धरोहर है। हम उसी के आधार पर जीवित हैं। यहाँ हम इसी आधार पर जीवित हैं। वाक्य महत्वपूर्ण है। इसी आधार का अर्थ है कि भारत की संस्कृति, राम इस संस्कृति के महानायक हैं। इसलिए राम भारत का मन है। दुनिया के श्रेष्ठतम राज्य व्यवस्था का आदर्श राम राज्य है। भारत का राष्ट्रीय जीवन अखंड रामायण है। राम भारतीय संस्कृति के जीवमान आदर्श और भारत का धीरज है। राष्ट्र का पुरुष और पराक्रम है। वह गाने योग्य गाथा है, रस परिपूर्ण काव्य है, आनंद मगन करने वाला गीत भी है। भारत और भारतीय संस्कृति के अणु परमाणु में राम रमते हैं। विश्व के किसी भी देश में रामकथा जैसे लोकव्यापी काव्य रचना नहीं है। ऐसी रामकथा पर टिप्पणी करने वाले रामचरितमानस पर का भाव और अर्थ जानते हुए भी सस्ते प्रचार के लिए निंदित कर्म करते हैं। रामचरितमानस में भारतीय चिंतन के अद्भुत प्रसंग हैं। उत्तरकांड दर्शन से भरा पूरा है, और प्रयाग ज्ञान और भक्ति को अलग अलग माना जाता है। वस्तुतः दोनों एक है। उत्तरकांड में उल्लिखित भक्ति ही ज्ञान ही नहीं, कछु भेदा। ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है। ज्ञान वैराग्य योग
और विज्ञान, यह सब पुरुष है और श्री राम भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं। ज्ञान और भक्ति का अंतर अकथ्य है और सुनियो तात यह कथन कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ज्ञानदीप का प्रसंग बार बार पढ़े जाने योग्य है। जीव ईश्वर अंश है, वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। माया के वशीभूत होकर वह बधा हुआ है। जड़ और चेतन में ग्रंथि है और यह गांठ खुलती नहीं है। कभी कभी ईश्वर कृपा से यह संयोग बनता है और ग्रंथि खुल जाती है। सात्विक सिद्धा सुंदर गाय गाय है और धर्म रूप हरी घास खाती है। इस गाय से धर्ममय दूध दुहे, निष्काम भाव रूपी अग्नि में पकाएं, फिर संतोष रूपी वायु से ठंडा करें और तदुपरांत धैर्य और मन निग्रह से उस तत्व को जमाएं और प्रसन्नता की मथानी से उसे माथें और वैराग्य रूपी मक्खन निकालें। योग अग्नि से ईंधन जलाएं, सब कर्मों के योग अग्नि में भस्म करें। ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करें, फिर सत्व रज और तम से रुई बनाकर उसकी बाती बनाएं। इस प्रकार विज्ञानमय दीप जलाएं। यह दीप शिखा ज्ञान प्रकाशक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रूपक द्वारा ज्ञान की महत्ता का अद्भुत वर्णन किया है। वैदिक साहित्य में ज्ञान को श्रेष्ठ माना गया है। वैदिक पूर्वजों ने ज्ञान के दो रूप बताए, एक विद्या, दूसरा अविद्या। अविद्या का अर्थ अज्ञान नहीं है, सांसारिक विषयों की समझदारी अविद्या है और परम तत्व का ज्ञान विद्या कहा गया है। अविद्या के ज्ञान से संसार के कष्ट दूर होते हैं और विद्या से पारंपरिक आध्यात्मिक आनंद मिलता है। रामचरितमानस के लंका कांड में विजय श्री प्राप्ति के लिए एक सुंदर रथ का प्रतीक है। रावण युद्ध शुरू होने को था और रावण रथ पर था और श्री राम पैदल थे। यह स्थिति देखकर विभीषण बड़े भावुक हुए। तुलसीदास ने लिखा है कि रावणो रथी विरथ रघुवीरा, देखें विभीषण भयो अधीरा। विभीषण ने राम से कहा कि आपके पास ना तो रथ है और ना ही कवच है, फिर आप विजय श्री कैसे पाएंगे। श्री राम ने कहा कि विजय श्री दिलाने वाला रथ दूसरा है, शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए, सत्य और शील की पताका उस रथ पर है, बल विवेक और इंद्रिय निग्रह उस रथ के घोड़े हैं, क्षमा की डोरी सिया घोड़े रथ से जुड़े हुए हैं, ईश्वर भक्ति सारथी और विराग ढाल है, संतोष तलवार है, मन तरकस है और नियम बाण है, विद्वानों की सिद्धा कवच है। तुलसी लिखते हैं कि महा अजय संसार रिफु जीती सकई सो वीर, जाके अस रथ होई दृढ़ सुनहो सखा मति धीर। अर्थात जिसके पास ऐसा रथ है इस संसार में कहीं विजय श्री पाता है, वही विजय श्री पाता है। रामचरितमानस के निंदक यह सब पढ़ लेते तो निम्न स्तरीय टिप्पणी ना करते। अब आपने ये आर्टिकल देख लिया है, एडिटोरियल देख लिया, अब आप क्या सोचते हैं ये अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा और बड़ा न्यूट्रल होकर दिया करिएगा। आप किसी भी धर्म के हैं, क्योंकि आप लोग किसी से कोई नफरत मत पालिए। जब आप लोग नफरत पालने लगेंगे तो उसमें आप लोगों को बहुत कुछ खराबियां देखने को मिलने लगेगी और अच्छाइयां दिखना बंद हो जाएंगी। ठीक है, शाश्वत है गांधीवाद की राय। यदि हमारे नीति निर्माता नेता गांधी जी के अनुसार आचरण करते तो भ्रष्टाचार कदाचार की समस्या इतनी गंभीर ना होती। आज तो आप देख रहे हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। जीवन पर एक दिन को वो आप जीवन का अंतिम दिन मान कर देखिए, चलिए पढ़ लीजिए, इसे भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल के द्वारा, गांधी के द्वारा जो खत्म होने वाली है। बेसहारा पशुओं को आश्रय, बेसहारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए लोगों का सहयोग भी आवश्यक है। सभी के प्रयासों से इस समस्या का समाप्त किया जा सकता है। ऋतुओं का राजा बसंत को जीव और ईश्वर से मिलन की ऋतु कहा जाता है। उल्लास और उमंग का ही दूसरा नाम है बसंत ऋतु। विकासकों को भी मिले कमाई में हिस्सा। सूचना प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने हाल ही में इस बात की जोरदार तरीके से वकालत की है कि बड़ी इंटरनेट मीडिया कंपनियों मौलिक सामग्री बनाने वाले डिजिटल समाचार प्रकाशकों के साथ अपने राजस्व का एक हिस्सा साझा करें। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, फ्रांस, यूरोपीय संघ ने पहले ही कानून के माध्यम से यह कदम उठाया है कि ऐसे में विश्वसनीय सामग्री सृजित करने वाले पारंपरिक समाचार उद्योग के संरक्षण के लिए भारत में ऐसी पहल हो और आप देखिए कमाई हो। चैट जीपीटी से उत्पन्न हुई नई चुनौतियां। ये आपने देखा है कि चैट जीपीटी आया हुआ है और इसमें आप देखिए कहा जा रहा है कि ये इंसानों जैसा काम करेगा, यानी कि आप देखेंगे कि आप बात करेंगे इससे तो आपसे बात ही करेगा और बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी आगे जाकर निकालेगा। एक आप लोग देखते हैं कि अभी आप लोग सर्च करते होंगे गूगल में तो पूरी जानकारी आ जाती है, उसमें से छांटनी होती है आप लोगों को कि ये लिखना है, ये लिखना है, इसमें से ये जरूरी है। अब अगर आप लोग इसे जो सटीक बोलेंगे ना उतना ही लिखेंगे। आप लोग बोल देंगे कि
कोई भी क्वेश्चंस उठा के कहेंगे कि इसे 2 शब्दों में आप लोग 200 शब्दों में लिखिए अच्छे से, तो आप देखेंगे पूरा, मुझे लगता है कि कभी कभी ये भी कहा जा रहा है कि जो हम लोग हैं, इंसान है, उससे अच्छा भी ये आंसर राइटिंग कर सकता है। तो सोचिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। और एक खरी खरी बसंत और शर्मा का सौंदर्य बोध देख लिया करिएगा, तंज कसा जाता है एक तरह से। चुनावी साल में बेरोजगारी भत्ते का सवाल, ये छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं इस साल चुनाव है। शिक्षा में वेद व गीता का समावेश, स्कूली पाठ्य पुस्तकों में आध्यात्मिक ग्रंथों को शामिल करने का केंद्र सरकार का हालिया निर्णय महत्वपूर्ण है। भविष्य में इसके अनेक लाभ परिलक्षित होने की आशा भी की जा रही है। 70 से ज़्यादा भारतीय स्टार्टअप्स ने अब तक 21,000 कर्मचारियों की छटनी की है। और आप देख रहे हैं कि बड़ी परेशानी है, आप सभी जानते हैं कि बेरोजगारी की। तो आईओसी ने शुरू किया यूएवी में उपयोग होने वाली गैस का निर्यात, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। नीदरलैंड बना तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य। ओएनजीसी का सागर सम्राट देश को समर्पित हुआ है। और ईसीएलजीएस ने में गो फर्स्ट को मिलेंगे 210 करोड़ रुपए। निजीकरण पर नरम रहेगा सरकारी रोक। 9 राज्यों समेत आगामी आम चुनाव को देखते हुए बजट में बड़ी घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, भारत की स्वतंत्रता और अखंडता पर सुनियोजित हमला है, अदानी समूह कह रहा है। देखिए हमारे देश में यही तो होता है कि कोई रिपोर्ट आती है, किसी को नुकसान होता है, तो वो आप देखिए भारत की साख से जोड़ के देखने लगता है। और जो अदानी समूह है, इस पर आप देख रहे हैं भारत में भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इस सरकार में इसकी आमदनी बहुत तेजी से बढ़ी है। तो आप लोग क्या सोचते हैं? हो सकता है जो भी हो, देखिए हम लोग नहीं जानते हकीकत क्या है, आरोप लगाने वाले सही है या जो इसने किया है वो सही है। विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बना एनएसई। चलिए एनएसई के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की बात हो रही है, एनएसई। इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। चारधाम यात्रा में इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग सिस्टम से निगरानी होगी। पंजाब में किसानों ने किया रेल ट्रैक जाम, 9 ट्रेन रद्द, यात्री रहे परेशान। एमएसपी गारंटी कानून बनाने को लेकर पहले भी आप देखिए इस तरह की बातें होती रही हैं। एक समिति भी बनी थी लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ उस पर। और किसान कहता है कि एक कम से कम हमारा इतना दाम तो दीजिए हमारी फसल का, इसमें गलत क्या है? कोर्ट का वीडियो बनाने वाली युवती ने पीएफआई समर्थकों के नाम कबूले। ये आप सभी जान रहे हैं कि पीएफआई, इस पर प्रतिबंध भी लगा हुआ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और कहे जा रहा है कि अशांति फैलाने के सबूत मिले हैं इसके द्वारा, कई देशों से इसके संबंध मिले हैं। और 22 नवंबर 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी और हिंदू का नेशनलिज्म की काउंटरिंग करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। राज्यपाल बैस ने 1932 का खाद्यान्न वाला स्थानीय बिल लौटाया। ये आप देखिए झारखंड में चल रही है। यहाँ राज्यपाल और विधेयक लौटाते हुए कहा कि नियोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की शर्त लगाने का अधिकार विधानसभा को नहीं है। संविधान के प्रावधानों की तहत सिर्फ संसद को प्राप्त है नियोजनों में शर्त लगाने की। और ये बातें ये आप देखिएगा, राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 16(3) का हवाला देते हुए कहा कि मात्र संसद को यह शक्ति है कि वह विशेष प्राविधान के तहत अनुच्छेद 35A के अंतर्गत नियोजन के मामले में किसी भी प्रकार की शर्त लगाएं। और इस विधेयक के अनुसार स्थानीय व्यक्ति अर्थ झारखंड का अधिवास डोमिसाइल होगा जो एक भारतीय नागरिक हो और झारखंड की क्षेत्रीय और भौगोलिक सीमा के भीतर रहता हो और उसका या उसके पूर्वज का नाम 1932 या उससे पहले सर्वेक्षण खाद्यान्न में शामिल हो। और इसमें उल्लेख है कि इस अधिनियम के तहत पहचाने गए स्थानीय व्यक्ति ही राज्य की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति पाएंगे। झारखंड आप देख लीजिए, बिहार से अलग करके बनाया गया था। रांची इसकी राजधानी है। इसकी सीमा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। बीमा कंपनियों के रिकॉर्ड से किया डाटा लीक, करोड़ रुपए के हीरे लेकर भागा बिचौलिया गिरफ्तार हुआ है। गुजरात में प्रश्न पत्र लीक होने पर लिपिक परीक्षा रद्द, 16 गिरफ्तार हुए। हर राज्य में आप देखिए इस तरह के कारनामे हो रहे हैं। उत्तराखंड के एक साथ बीमार पड़े 22 छात्र रहेंगे होम आइसोलेट। ऐसे तैसे पेपर होता है, मालूम चलता है लीक हो गया, धांधली हो गई। रावलपिंडी में हिंदू ईसाई परिवारों के घरों को तोड़ा गया। और आप देखिए पाकिस्तान की ये तो हरकत ही है। आप सभी जानते हैं कि 1947 तक हमारा हिस्सा था। 1947 में हमसे होकर अलग होकर बना। कहते हैं कि बहुत सारे अल्पसंख्यक के रूप में हिंदू गए हुए थे परिवार, अब ना के बराबर बचे हुए, या तो इन्हें मार दिया गया, इनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। बालूचिस्तान में बस खाई में गिरी, 44 लोगों की मौत हुई है। भारत अमेरिका के संबंध में उतने मजबूत नहीं जितने होने चाहिए थे, अमेरिकी सांसद कह रहे हैं। भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का हकदार है। शाबा
कुरोसी कह रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कह रहे हैं। और ये आप देखेंगे कि यूएनएससी में स्थायी सदस्यता को लेकर हम लोग हमेशा कहते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगर हम लोग बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करती है। इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, और 5 स्थायी सदस्यों को आप लोग याद रखिए, इसमें चीन आपका शामिल है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इन 5 सदस्यों को इस तरह की शक्ति मिली हुई है कि अगर एक भी कोई प्रस्ताव के विपक्ष में हो जाता है तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है, 5 को सहमत होना होता है। तो उसी में सुधार को लेकर बात हो रही है। ब्रिटिश पीएम सुनक ने टैक्स से हेराफेरी के आरोप में पार्टी अध्यक्ष को किया बर्खास्त। आप सोच लीजिए, इतनी ईमानदारी होती तभी आप देखिए कि इतने आगे रहते हैं वो लोग, और लोकतंत्र वहाँ कोई इंडेक्स आता है तो ऊपर से टॉप कर रहे होते हैं। इंग्लैंड में लापता भारतवंशी की जंगल में मिला सब। ईरान बोला ड्रोन के हमले की निशाने पर था रक्षा प्रतिष्ठान। श्रीलंका में निर्वाचन आयोग सदस्यों को धमकी की जांच। G20 सम्मेलन में भाग ले सकती है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी, आप सभी जानते हैं कि 1971 में हमारे बीच और भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था ना, हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उसी समय आज़ाद हुआ था बांग्लादेश। G20 के सम्मेलन हो रहा है ना। पोम्पियो ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को धोखेबाज बताया। एंटीगुआ के न्याय मंत्री ने चौकसी को बचाने के लिए रचाई थी अपहरण की कहानी। मेहुल चौकसी की बात हो रही है, यहाँ से लेके भाग गए, वहाँ बैठे हुए। चुनाव मैदान में फिर उतरेंगे मालदीव के राष्ट्रपति सोलिव। पंक रॉक बैंड टेलीविजन के संस्थापक टॉम बेलेन का निधन हो गया। ये 1970 के आसपास वर्षों के पंक युग के दौरान अपने बैंड टेलीविजन के साथ उन्होंने रॉक गिटार भी क्रांति ला दी थी। महत्वपूर्ण यूक्रेन ठिकानों पर रूस का कब्जे का दावा। ये आप सभी जानते हैं कि रूस, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, हमारा भारत है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। नाटो के पूर्व जनरल पेट्रो पावेलचेक के नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए, नाटो जो रहता है ना, इसे जरूर याद रखिएगा। यही कहते हैं कि इसका कारण है यूक्रेन और रूस के युद्ध का। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 मार्च से H1 वीज़ा पंजीकरण शुरू होगा। तकनीक कौशल वाले विदेशियों को मिलता है H1 वीज़ा, और 17 मार्च तक होगा पंजीकरण। $10,000 शुल्क देना होगा, $10। ये आप देखिए क्या है कि लोग काम करने के लिए जाते हैं ना दूसरे देश में, तो उसी की बात हो रही है। अमेरिका में जाएंगे। तालिबान ने लड़कियों को विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में शामिल होने से रोका। ये अफगानिस्तान में आप सभी को मालूम है कि तालिबानों का कब्जा हो चुका। लद्दाख वाली सीमा लगती है हमारी, तो यहाँ इनके अपने नियम कानून अलग ही हैं। ये पर महिलाओं को शिक्षा देने की बात नहीं करते हैं, लड़कियों को घर से निकलने की बात नहीं करते हैं, पुरानी परंपत्ति की बात करते हैं। सैफ अली की युवा ब्रिगेड ने ख़त्म किया विश्व कप ट्रॉफी का इंतजार, और ये हमारी देश की बेटियों ने जीता है T20। पुलिस अधिकारियों ने भिजवाया इन्वर्टर, तब बेटियां को टीवी पर चैंपियन बनते देखा गया। देख लीजिए, बहुत पीछे हैं हम लोग, ये हकीकत बात है। इसमें शायद आप लोग समझ भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन क्या करें। देखिए, टीवी नहीं है, लाइट नहीं है, हम किस विश्व गुरु के बनने की बात करते हैं। बेल्जियम को हराकर जर्मनी बना चैंपियन। ये आप सभी जानते हैं कि जो आपका हॉकी विश्व कप हो रहा था, उसी को लेकर बात हो रही है। और हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? ये भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ था आपका। और आपको मालूम होगा कि 1971 में पहली बार खेला गया था पहला सीजन। नीदरलैंड ने जीता कांस्य, कप्तान थेरी ने 2 गोल दागे। भारत को जीत के लिए बहाना पड़ा पसीना। 100 रन के आसपास आसान लक्ष्य को पीछा करते हुए अंतिम ओवर में जीती भारतीय टीम। ये आप देख रहे हैं कि जो न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है ना, उसी की बात हो रही है। रोहित विराट को लेकर सहम बरते हैं, अश्विन कह रहे हैं। चलिए, खेल मंत्रालय की KIYG के लिए ऐप जारी किया गया। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच बारिश से धुला। 3 मैचों की T20 सीरीज में खेलेगा अफगानिस्तान। सर्बिया के नोवाक ने पुरुष सिंगल्स वर्ग की ट्रॉफी अपने नाम की। फाइनल में स्टेफ नोस को लगातार सेटों में हराया। जोकोविच बने ऑस्ट्रेलियन ओपन के किंग, याद रखिएगा। नोवाक जोकोविच की बात करें तो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीते हैं इन्होंने। ऑस्ट्रेलियन ओपन आप देखेंगे 2008, 2011, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23, और फ्रेंच ओपन 2016, 21 में जीता था। 2016 में, 2021 में। विंबलडन 2011, 2014, 15, 18, 19, 21, 22 में। US ओपन इन्होंने 11, 15, 18 में जीता। और राफेल नडाल आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने
9 और 22 में जीता, 2009 में, 2022 में। फ्रेंच ओपन इन्होंने 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22 में जीता। विंबलडन इन्होंने 2008, 10 में जीता। यूएस ओपन इन्होंने 2010, 13, 17, 19 में जीता। चलिए आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। गांधी स्मृति के राग, अंतर्मन अनुभूतियों की ताल रूपांतरण। चलिए देखते रहा करिएगा ये भी। अध्यात्म, युवती से की छेड़छाड़ी तो घर पहुंचा बुलडोजर, गिराया अवैध निर्माण। ये बांदा उत्तर प्रदेश की घटना है। राष्ट्रगान ने सिखाया अनुशासन, समय पर पहुंचने लगे कर्मचारी। सद्भावना यात्रा पर फ्रांसीसी जहाज। आप देखिए रांची में पुलिस से मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को गोली लगी। उड़ीसा के मजबूत नेता थे नव किशोर दास, जिनकी आप देखिए गोली मारकर हत्या कर दी गई है। स्वीडन की क्रिस्टल को भाई एटा के पवन लिए 7 फेरे। देख लीजिए फेसबुक पर इनकी दोस्ती हुई, प्यार में बदल गई। दिलीप घोष ने अमृत सेन को बताया जमीन चोर बचाव में उतरी तृणमूल। ये आप देखिए जो अमृत सेन है ना, ये नोबेल पुरस्कार विजेता है। उन्हीं पर आजकल आप देख रहे हैं कि जमीन हड़पने के आरोप लग रहे हैं। ये भी देख लिया करिएगा, बहुत सारे जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट भी से भी यहाँ पॉइंट मिलते हैं। अमेरिका में पहली बार किया गया था कृत्रिम पेसमेकर का उपयोग। 1957 में आज ही के दिन पहली बार अमेरिका के मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में एक मरीज के दिल की धड़कन की लय को बनाए रखने के लिए कृत्रिम पेसमेकर का उपयोग किया गया था। ऑपरेशन डॉक्टर वाल्टन लिलेहेई ने किया था और इससे अरबों डॉलर के पेसमेकर उद्योग का नींव पड़ी थी। इतिहास के सबसे बड़े समुद्री हमले में कई हजारों लोगों की जान। 1945 में आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बाल्टिक सागर में क्रूज लाइन विल्हेम गोस्टलॉफ पर सोवियत पनडुब्बी में हमला किया था। इसमें क्रूज में सवार लगभग 9,000 जर्मन सैनिक और नागरिक मारे गए थे। इसे इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हमला कहा जाता है। आधुनिक चित्रकारी की प्रवर्तक मानी जाती है अमृता शेरगिल। प्रसिद्ध चित्रकार अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में आज ही के दिन हंगरी में हुआ था। 5 साल की उम्र में ही वह चित्रकारी में रुचि लेने लगी। यूरोप के कई देशों की यात्रा कर चित्रकारी का प्रशिक्षण किया। फ्रांस में रहती उन्होंने यंग गर्ल बनाई, जिससे व्यापक रूप सराहना मिली। करियर की ऊंचाई शुरुआती चरणों में दौरान उनकी रचनाओं ने उनको पश्चिमी प्रभाव को गहराई से प्रतिबिंबित किया। 1947 में उन्होंने भारत के दक्षिणी हिस्से में अपनी यात्रा शुरू की। इसी दौरान कई ग्रामीणों और वंचित लोगों की दुर्दशा से प्रभावित होकर उन्होंने ब्रह्मचारी, ब्राइड्स, टॉयलेट और साउथ इंडियन विलेजर्स गोइंग टू मार्केट जैसी प्रसिद्ध चित्र भी बनाए। अमेरिका में ड्रैगन न्यू ईयर परेड आप देख रहे हैं कि ये हो रही है। आवाज में बदलाव होना भी पार्किंसंस का लक्षण है। रोग के बढ़ने के साथ आवाज में कर्कशता, हकलाहट, अस्पष्ट उच्चारण जैसी होती हैं प्रवृत्तियाँ। शुरुआती ये अब नई नई खोजें होती रहती हैं, तो आप देखते हैं मालूम चलता रहता है। मस्तिष्क की क्षमता को कम करता है उच्च वसायुक्त आहार। वार्टेक्स अल्ट्रासाउंड से ज़्यादा तेजी से हटेगा मस्तिष्क का रक्त थक्का। पशुओं के घाव शीघ्र भरेगा कोलेजन जेल, इस तरह भरते हैं घाव। सामान्य तौर पर घाव के उपचार में एंटीसेप्टिक क्रीम, लोशन आदि का उपयोग किया जाता है। इसका काम संक्रमण कम करना होता है। संक्रमण थमने पर टिश्यू खुद विकसित होने लगते हैं और घाव भर जाते हैं। कोलेजन जेल सिर्फ संक्रमण कम नहीं करता बल्कि सीधे तौर पर टिश्यू विकसित करता है। यही कारण है कि घाव शीघ्र भर जाते हैं। अच्छी बात है। जूस की जगह पर रेस्तरां ने परोसा लिक्विड डिटर्जेंट। ये बीजिंग की चाइना में ही हो रहा है। चलिए ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना है तो पढ़ लिया करिएगा, छोड़ना है तो छोड़ दिया करिएगा। पहले डांस को लेकर घबराती थी मृणाल कह रही हैं। हमारे देश के पास दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ है, गुनीत मोंगा कह रही हैं। मुख्य भूमिका का चस्का लग जाए तो पीछा छुड़ाना आसान नहीं, हुमा कुरैशी। अनुराग सर ने कहा था भरोसा रखूं और मैंने वही किया। करण मेहता। KGF प्रेम यश बड़े पर्दे पर निभा सकते हैं रावण की भूमिका। पहले सप्ताह में ही पठान ने लगाया दोहरा शतक। देख लीजिए इसका कितना विरोध किया गया, फिर भी आप देख रहे हैं। मुझे तो लगता है कभी कभी ये अभिनेता भी चाहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहें, जिस तरह से नेता चाहते हैं ना, इसलिए उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहते हैं। ये अभिनेता भी वही काम करना चाहते हैं जिससे इनकी मूवी को देखें, इनकी कमाई हो। और इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर नीचे बता सकते हैं।